देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फर्स्ट, ठीक है? 9:19 हो गया, 20 मिनट हो ही गया है सही ऑलरेडी। तो देखिए, हम लोग जो है वो करंट 365 का जो है वो सीरीज़ चला रहे हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता है। और ये करंट 365 का सीरीज़ जो है, अभी लगभग हम लोगों ने 10 से 11 टॉपिक जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इस सीरीज़ में हम लोग 75 टू 100 है ना, 75 से 100 जो है वो डायरेक्ट हिट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 71st मेंस के लिए। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे होलिस्टिक टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रस्ट मी, है ना, इसके बाद आपको ये दोनों टॉपिक कहीं भी और से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मान लीजिए कि मैंने ये स्टेटमेंट दूसरे क्लासेस में नहीं बोला होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स और कहीं-कहीं से मिले तो आप लिख सकते हैं। लेकिन जितना भी हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किया है, उतना भी यदि याद रहे और एग्ज़ाम में आप रेप्लिकेट कर दें तो बहुत है। लेकिन आज जो 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना? वो एकदम पावर पैक्ड होने वाला है आज का डिस्कशन। सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? और आप देखेंगे कि कैसे कोहेरेंस के साथ जो है वो आज का डिस्कशन होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग 2 चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नक्सलिज़्म के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 का टारगेट रखा है नक्सलिज़्म को समाप्त करने के लिए। तो वो एक मेजर माइलस्टोन होगा हमारे कंट्री के इतिहास में कि 75 साल आज़ादी के बाद जो है वो हम लोग नक्सलिज़्म जैसे प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, जो हमारे देश के डेवलपमेंटल जर्नी में एक मेजर रोड ब्लॉक है ना? जो हम लोग फंड्स इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो सोशल सिक्योरिटी क्षेत्र में जो है वो किया जा सकता है। तो इसीलिए नक्सल फ्री इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो 31 मार्च 2026 तक पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग नक्सलिज्म का बात करेंगे, तो इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए टेररिज्म की समस्या भी जो है वो बढ़ रही है ना? और टेररिज्म में एक नया फॉर्म ऑफ टेररिज्म जो है इवॉल्व कर रहा है आज के समय में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म। ये एक नया फॉर्म है। भारत में, दूसरे कंट्रीज में तो है ये, है ना? पहले से ही चल रहा है, कुछ पिछले दशक से या 20 साल के आसपास से मान सकते हैं। डेवलप्ड नेशंस में जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस हो गया, इन सब में आप देखे होंगे कि, है ना, स्ट्रीट बम वहाँ पे बॉम्बिंग हो जाता है। ये सब है वहाँ पर इशू। लेकिन भारत में अभी जब रिसेंटली जे-एंड-के में जो अटैक हुआ था, जिसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो ये नया फॉर्म ऑफ टेररिज्म जो है वो इंडिया में एक तरह से ग्रो करते हुए दिख रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक जो है वो नक्सलिज्म पढ़ने के बाद हमें कुछ रेलेवेंस जो है वो उसका हमें व्हाइट कॉलर टेररिज्म में भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आज का क्लास का जो है वो फॉर्मेट रहने वाला है। एक बार हम लोग क्लास खत्म करते हैं, फिर जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। यदि आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनाउंसमेंट ऑफ नक्सल फ्री इंडिया, है ना? नक्सल फ्री इंडिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाय सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कब तक? तो बाय 31 मार्च 2026, ठीक है? 31 मार्च 2026 तक का टारगेट रखा गया। अब सबसे पहले जानते हैं कि नक्सलिज्म क्या होता है। आपको पता है कि नक्सलिज्म, है ना, उसके किसको हम लोग बोलते हैं नक्सलिज्म? तो ये इसका एम होता है, इट्स एम इज टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ऐसे कुछ समाज के तबके के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी जो रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल है वो सरकार उनसे ना छीने, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, पहला। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि उन पर्टिकुलर एरियाज में जो गवर्नेंस का मॉड्यूल है वो भी वही डिसाइड करे, है ना? और तीसरा, जो हस्तक्षेप है पॉलिटिकल पार्टीज का या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का उस एरिया में क्या हो, तो कम से कम। तो यदि जहां पर जिस किसी भी एरिया में ये जो एस्पिरेशंस है यदि ये फुलफिल नहीं हो पाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उस एरिया में एक्सट्रीमिज्म का सहारा लेते हैं। और उसी एक्सट्रीमिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से तो नक्सलिज्म बोलते हैं, ठीक है? तो इसका एम क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसको एक तरह से क्या करना, तो काउंटर करना थ्रू आर्म्ड रिबेलियन। और इसमें वो किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्म्ड रिबेलियन का। आर्म्ड रिबेलियन, है ना, कैसे? तो पॉकेट्स में, है ना, फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पॉकेट्स में, है ना, जंगलों में, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में, इसमें क्या करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं वायलेंस के थ्रू या गुरिल्ला टेक्टिक्स के थ्रू। गुरिल्ला टेक्टिक्स आप लोगों को पता है ना, कि छुप के जो है वो क्या करना, आक्रमण करना, इसको हम लोग गुरिल्ला टेक्टिक्स बोलते हैं। तो ये जो है वो प्रॉब्लम आजादी के समय से ही जो है वो क्या देखा जा रहा है, भारत में ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है, जहां पर कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो अपने आप को अलग थलग मानती है और हमेशा से डिमांड करती है कि उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप जो है वो नहीं होना चाहिए। और यदि हस्तक्षेप होता है तो उनका सीधा सीधा मैसेज होता है गवर्नमेंट को कि हम वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे, गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों के ऊपर जो है अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हम सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो हमेशा निशाना बनाएंगे। और इस नक्सलिज्म के प्रॉब्लम की वजह से, है ना, सिंस 75 लास्ट 75 ईयर्स हम लोगों ने कई सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो है वो खो दिया है
है ना, और बेसिकली जो है वो छत्तीसगढ़ वाला इलाका, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, है ना, और बिहार में भी जो है वो 23 डिस्ट्रिक्ट्स पहले थे। अभी हम लोग बिहार का भी सिचुएशन देखेंगे इसमें। तो इन सभी एरियाज में जो है ये हमेशा एक टसल जो है वो देखने को मिल रहा था, है ना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बेसिकली पुलिस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इन नक्सल ग्रुप के बीच में, ठीक है, जो कि धीरे धीरे अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कम हो रहा है। इसका जो इसको हम लोग बेसिकली लेफ्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी के नाम से भी जानते हैं, है ना, लेफ्टिज्म, है ना, या लेफ्टिस्ट सोच क्या होता है, जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध हो और एकदम एक्सट्रीमिस्ट सोच रखे, है ना, उसको कंप्लीटली क्रिटिसाइज करे और उनको मानने से बिल्कुल ही क्या कर दे, तो नकार दे। इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था, तो नक्सलबारी मूवमेंट हुआ था वेस्ट बंगाल में। कब हुआ था, 1967 में, वहां से इसका ओरिजिन जो है वो देखा जाता है, ठीक है। तो हम नक्सलबारी मूवमेंट में ज्यादा एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज हिस्ट्री में जो है वो हमें उतना डेल्व नहीं करना है, इट इज अबाउट द करंट अफेयर्स। अब कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या सब है, तो सबसे पहले ये कहां से स्टार्ट होता है, तो इसमें मेन जो की प्लेयर्स होते हैं वो कौन होते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज। तो उनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है हमेशा से और आज तक होते हुए आया है। तो दिस एक्सप्लॉइटेशन इज द मेजर कॉज ऑफ, है ना, देयर एंगर, है ना, देयर एंग्विश अगेंस्ट द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। दूसरा, लैंडलेस एंड एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस। अब उनका यह भी मानना है कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कंट्री में, हमारे कंट्री में क्या हुआ है, तो डेवलपमेंट हुआ है, जबकि दूसरे दूसरे क्षेत्र में, है ना, दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन उस क्षेत्र में वो ये मानते हैं कि रिसोर्सेस का क्या हुआ, बताइए ना, एक्सट्रैक्शन किया गया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेस का क्या किया गया, एक्सट्रैक्शन किया गया। तो इसके वजह से दे आर, है ना, डिस्ट्रेस्ड, और लैंडलेस एंड एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस जो है उस एरिया में काफी दिखता है। पोवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो है वो वहां पर, है ना, हमेशा जो है वो अपने आप को प्रॉब्लमेटिक पाते हैं। जैसे वहां पर जो है वो सड़कों का विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, ठीक है, वहां पर जो है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो बहुत खराब है, ठीक है, वहां पर जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची। तो ये सब उन लोग को ऐसा लगता है कि रिसोर्सेस हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग ये बोलते हैं कि जब सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो वी डोंट नीड देम। ये एरिया को कंट्रोल, इस एरिया का कंप्लीट कंट्रोल क्या करो, हमारे पास दे दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस एरिया में जो है वो लॉ खुद का बनाएंगे और हम अपने हिसाब से इसको जो है वो यूटिलाइज करेंगे। पुलिस एट्रोसिटीज। अब कभी अब आपको पता है कि पुलिस और लोगों के बीच में, है ना, एक क्या है, तो लार्ज डिवाइड है, और उस डिवाइड को हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग, है ना, सोशल पुलिसिंग, मोरल पुलिसिंग, ठीक है, इफेक्टिव पुलिसिंग, ये सब कुछ कुछ टर्म्स हैं, इसके द्वारा हम लोग इस्तेमाल कर, मतलब कम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर से जो माइंडसेट है पुलिस के अगेंस्ट, वो जाता नहीं, है ना। लोग जो है वो पुलिस को, है ना, एज अ हेल्प सीकर, मतलब वहां पर हेल्प के सीख करने के लिए कम जाते हैं, और ऐसा लगता है कि यदि हम जाएंगे तो उल्टा हमें परेशान किया जाएगा। और ट्राइबल एरियाज में ये तो बहुत ज्यादा है, वहां पर लोग जो है वो जाना ही नहीं चाहते हैं इनके पास, ठीक है। स्टेट वायलेंस, पुलिस एट्रोसिटीज एंड स्टेट वायलेंस देखने को मिला है। पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन, नाउ दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन, ठीक है। करप्शन किस फॉर्म में, तो उनका ये मानना है, ऐसे लोगों का, बेसिकली ट्राइबल लोगों का, कि उनकी रिसोर्सेस जो है ना, वो किसको दिया जा रहा है, बताइए ना, कैपिटलिस्ट लोगों को दे दिया जा रहा है, ठीक है। इसको डार्क करते हैं थोड़ा, ठीक है, किसको दिया जा रहा है, तो कैपिटलिस्ट लोगों को जो है वो दे दिया जा रहा है, ठीक है। और ये कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं, तो उनके रिसोर्सेस का अंधाधुंध जो है वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और इन रिटर्न उनको क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेबर की नौकरी दे रहे हैं, और उस लेबर की नौकरी में भी उनसे बहुत ज्यादा जो है वो काम कराया जा रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है उनका, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका, ठीक है। और सरकार जो है इन कैपिटलिस्ट के साथ मिलकर क्या कर रही है, तो एक तरह से मास स्केल जो है वो क्या कर रही है, करप्शन कर रही है। तो बेसिकली पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन इज वन ऑफ द रीजन। लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये कुछ कारण हैं जिसके वजह से नक्सलिज्म मूवमेंट जो है वो हमारे कंट्री में काफी दिनों तक चलते हुए आया, और अभी भी जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी सरकार के प्रयास की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि उसमें भारी गिरावट जो है वो देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। तो अब इससे हमारे लिए चैलेंजेस क्या सब हैं, ठीक है। तो कुछ की चैलेंजेस थे जो कि नक्सलिज्म को कॉम्बैट करने में, है ना, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। क्या था कि सबसे पहले गुरिल्ला टैक्टिक्स, इस गुरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से कई सारे जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, है ना, उनका क्या हो गया, तो डेथ हो गया, ठीक है ना। जो माइंस होते हैं, जैसे लैंड माइंस, ये क्या करते हैं, नक्सली जो है वो बिछा देते हैं। तो उसके वजह से जैसे ही हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स, बेसिकली जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के होते हैं, सीएपीएफ के ऑफिसर्स होते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के, तो ये लोग जैसे ही उस एरिया में इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी इस चक्कर में।
ठीक है, ये लोग क्या करते हैं तो टारगेट करते हैं, जैसे ही कॉन्वॉय का मूवमेंट होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, है ना, तो उस कॉन्वॉय के मूवमेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं छुप के। तो उससे भी काफी सारे सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो मारे गए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके जो लोकल पॉपुलर लीडर होते हैं उनको तक मार देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में ही लास्ट टाइम इलेक्शन था, तो वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, मतलब या फिर नाम नहीं लेते हैं चलिए पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका क्या किया गया, असैसिनेशन कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि उनका फिगर जो है वो ट्राइबल ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है, उनकी आइडियोलॉजी ट्राइबल ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है। तो ये गुरिल्ला टैक्टिक्स जो है वो काफी चैलेंजिंग है। दूसरा, डिफिकल्ट टरेन। अब ये बेसिकली ऐसे एरिया में काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं जिस एरिया में बहुत डेंस फॉरेस्ट है, या फिर जिस एरिया में क्या है तो टोपोग्राफी काफी डिफिकल्ट है, हिली एरिया है ना, वहां पर जो है वो ऑपरेशन चलाना काफी डिफिकल्ट है। वहां पर जो अधिकारी आएंगे या फिर जो भी सीएपीएफ के लोग आएंगे वो उतना उस एरिया से उनको पता नहीं है, उस एरिया के मैप के बारे में उसमें जो है वो उनको उनको पता नहीं है। जबकि जो वहां पर नक्सली छुपे हुए हैं उनका बर्थ ही वहां पे हुआ है, उनकी कर्म भूमि रही है, तो उनको सब कुछ पता है उस एरिया के बारे में। तो डिफिकल्ट टेरेन ऑलवेज पोजेस अ की चैलेंज, है ना। नेक्स्ट इज लीगल एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्न। अब इसमें कुछ कुछ एंगल जो है वो ह्यूमन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वालों का भी आता है, कि हैं तो वो हमारे ही सिटीजन, तो आप हमारे सिटीजन के अगेंस्ट ही जो है वो इतना एक्सट्रीम जो है वो स्टेप नहीं उठा सकते हैं कि उनको शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया कि जहां दिखे नक्सलिज्म मार दो उनको। तो ये नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा क्या करती है, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए पहला प्रयास करती है। तो हमारे तरफ से रिहेबिलिटेशन का प्रयास किया जाता है, लेकिन नक्सलिज्म की तरफ से ऐसा नहीं है। वो लोग हमेशा जैसे ही दिखा, कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल दिखे उनको, या कोई कॉन्वॉय दिख गया जिसपे अटैक किया जा सकता है इजिली, जिसको आसानी से जो है वो टारगेट किया जा सकता है, उसके ऊपर वो टारगेट कर देते हैं। तो एक तरह से अप्रोच में डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट। हमारे पास अब क्या है तो चैलेंजेस, रिसोर्स भी हमारे पास जो है वो नहीं है काफी ज्यादा। रिसोर्स कंस्ट्रेंट यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे उस एरिया में हमें क्या चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब क्या हो गया कि लोगों को या ऑफिसर्स को, सिक्योरिटी पर्सनल को उस एरिया के बारे में उतना डेप्थ में पता नहीं है, या फिर वहां पर किस क्षेत्र में नक्सली बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसको पता लगाने के लिए ह्यूमन, वहां के जो लोकल्स होंगे उसका सपोर्ट चाहिए। तो बहुत बार वो सपोर्ट जो है वो सरकार को नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नक्सलिज्म को जो है वो सपोर्ट करते हैं। और यदि नहीं सपोर्ट करेंगे तो उनको डर रहता है, यदि हम पुलिस फोर्सेस के साथ मिल जाएं, उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें, तो नक्सली हमें उठा के ले जाएंगे, मार देंगे। ठीक है, तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवांस है। लोग, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए कि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सड़कों का जिस स्तर पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस स्तर पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप होने चाहिए थे, वो नहीं हुआ है। एंड द लास्ट वन इज पुअर इंटेलिजेंस, है ना। तो जो हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक चर्चा कर रहे थे वो पॉइंट है। तो दीज वेर बेसिक चैलेंजेस। गवर्नमेंट ने क्या सब किया है इसको चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो मल्टीपल फ्रंट्स पे काम कर रही है। ठीक है, एक तरह से नहीं, अलग अलग फ्रंट्स पे जो है वो काम कर रही है। क्या क्या फ्रंट्स पे काम कर रही है, तो एक फ्रंट तो हो गया कि नक्सलिज्म को कम करने के लिए डायरेक्ट ऑपरेशंस चलाना। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस हम लोग देखेंगे। दूसरा फ्रंट क्या हो गया कि उस एरिया में डेवलपमेंटल वर्क्स करना, ताकि सोशियो इकोनॉमिक जो डाइवर, वो एक तरह से इनइक्वालिटी है, उसको क्या किया जा सके, तो खत्म किया जा सके। तीसरा क्या है, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना। मेन स्ट्रीम से जोड़ना मतलब क्या, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करना, उनके लिए रोजगार का व्यवस्था करना, है ना। चौथा क्या किया जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि आप जो है वो इस देश के एक्टिव सिटीजन्स हैं, जितना दूसरे लोगों का इस रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार है उतना ही आपका है, और आपको किसी भी तरीके से ऑस्ट्रासाइज नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर फोकस कर रही है। तो मल्टीपल फ्रंट्स पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग देखेंगे कि काम कर रही है। तो सबसे पहला फ्रंट जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, वो क्या है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन में क्या चलाया गया, ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे पहला ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, इसको कब चलाया गया, 2010 में चलाया गया। फर्स्ट लार्ज स्केल सिक्योरिटी ऑपरेशन था ये ऑपरेशन ग्रीन हंट। अब इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है ना। तो सबसे पहले इसमें लॉन्च ऑफ ऑपरेशन होता है, उसके बाद फोर्सेस को हम लोग क्या किए, तो डिप्लॉय किए। उसके बाद इससे क्या होता है, तो रिडक्शन ऑफ नक्सलाइट प्रेजेंस, है ना। फोर्सेस को डिप्लॉय किए और टारगेटेड मेथड में हम लोग नक्सली की प्रेजेंस को जो है वो कम करने के ऊपर फोकस किए। रिक्लेम्ड लॉस्ट टेरिटरी, है ना, लॉस्ट टेरिटरी को हम लोग जो है वो रिक्लेम किए। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज थे डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, है ना, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, है ना, और सभी कुछ एरियाज में, नक्सली प्रभावित एरिया में, जहां पर फुल कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया था इन नक्सलियों ने, अपना बेस कैंप बना लिया था, है ना। और वो बेस कैंप और उस पर्टिकुलर के वहां के नेबरिंग एरियाज में जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल का कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो एक तरह से वो क्या कर सकते हैं, उस टेरिटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के लिए, एंटी नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। ठीक है, तो उस लॉस्ट टेरिटरी को कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट था। तो रिक्लेम्ड लॉस्ट टेरिटरी, न्यूट्रलाइज्ड माओइस्ट लीडर्स। अब, है ना,
जो माओइस्ट लीडर्स थे, जो इस प्रकार के नक्सलाइट मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, उनको पहले सरेंडर के लिए आह्वान करना, यदि सरेंडर नहीं करते हैं तो उनको क्या कर देना, तो न्यूट्रलाइज करना। तो ये ऑपरेशन ग्रीन हंट का एक तरह से क्या था, तो मोडस ऑपरेंडी था। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब 2010 में इसको लॉन्च किया गया था, तो उस समय कुल 223 डिस्ट्रिक्ट हमारे कंट्री में ऐसे थे जो अफेक्टेड थे नक्सलिज्म से। और 9 साल बाद लगभग ये सिग्निफिकेंटली जो है इसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। और ये घटकर कितना आ जाता है बताइए ना, 90 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये, है ना, घटकर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के ऑपरेशन चलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नक्सलाइट मूवमेंट को हम लोग जो है वो रोक सकते हैं। तो पहला तो आपने देखा सिक्योरिटी ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका समाधान स्ट्रेटेजी। ये समाधान स्ट्रेटेजी जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, इस प्रकार का ये समाधान स्ट्रेटेजी जो है वो चलाया गया। ये समाधान स्ट्रेटेजी मल्टीपल फैक्टर्स को जो है वो क्या करता है, तो फोकस करता है। कौन कौन से फैक्टर्स को फोकस करता है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले समाधान में पहला जो एस है, एस आपका वो क्या है, स्मार्ट लीडरशिप, है ना। स्मार्ट लीडरशिप करना, स्मार्ट लीडरशिप कैसे कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करना, तो इन नक्सली लीडर्स के साथ क्या करना, तो सबसे पहले कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना। और उस कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के तहत क्या करना, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर जो है वो काम करना, और उनको ये समझाना कि आप जो है वो क्या है, तो है ना, आपको मेन स्ट्रीम में हम लोग लेकर आएंगे। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करेगी, तो है ना, आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आएगी। इसके ऊपर जो है वो फोकस किया गया। दूसरा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, है ना। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी मतलब नक्सलिज्म को ऐसे फोकस नहीं करना कि हाँ एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, कर रहे हैं। इसको दो फ्रंट्स के ऊपर जो है वो डायरेक्ट प्रहार करना। पहला कि आप क्या करिए, तो सरेंडर कीजिए, ठीक है। यदि आप सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके खिलाफ जो है वो, है ना, पीनल एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे, और उसमें जान माल की क्षति भी हो सकती है। मतलब देयर इज नो गारंटी कि यू वोंट बी किल्ड इन एंटिसिपेशन, ठीक है। कि यदि आप रिटेलिएट करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो दैट इज एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज ए। थर्ड इज आपका क्या है, तो एम समाधान में, एम इज मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग देना उनको, ठीक है। उनको मोटिवेट करना और उनको ट्रेन करना, ताकि मेन स्ट्रीम में उसको हम लोग उनको क्या कर सकें, तो इंडक्ट कर सकें, ठीक है। जैसे स्किलिंग करना, री स्किलिंग करना, है ना। जिस चीज में, जिस किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में उनका एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज को क्या करना, यूटिलाइज करना, ताकि उनका भी रोजगार उनको प्रोवाइड किया जा सके, उनके ही रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, और उस एरिया का जो है वो विकास भी हो जाए उससे। नेक्स्ट इज एक्शनेबल इंटेलिजेंस। तो जो हम लोग अभी इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस का बात चल रहा था, है ना, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर क्या करना, तो एक तरह से फोकस करना कि कैसे जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, है ना, हम लोग जो है वो ऐसे पर्टिकुलर एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे उनके लीडर्स छुपे हुए हैं। अब इनके लीडर्स का एक और इशू क्या होता है कि ये लोग कभी एक जगह पे नहीं रहते हैं, दे कीप ऑन कंटिन्यूअसली मूविंग। क्योंकि एक जगह पर रहेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस उनके लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उनको क्या हो जाएगा, पकड़ना आसान हो जाएगा। तो इसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस मतलब जो ह्यूमन कनेक्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस किया गया। नेक्स्ट इज डी, दैट इज डैशबोर्ड बेस्ड, है ना, केपीआईस, ठीक है। तो डैशबोर्ड बेस्ड जो है वो, इसमें केपीआईस का जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, डैशबोर्ड एक बनाया गया, ठीक है। और इस डैशबोर्ड के तहत हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स को हम लोग क्या बोल करते हैं, तो मॉनिटर करते हैं। केपीआई मतलब हो गया आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसका पेनिट्रेशन कितना है, जो एजुकेशन फैसिलिटीज है उसका पेनिट्रेशन कितना है, सड़कों का पेनिट्रेशन कितना है, और उसको हमेशा मॉनिटर करना। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो काम करेंगे। तो दैट इज डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई। नेक्स्ट इज एच, दैट इज हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे ड्रोन बेस्ड सर्विलांस हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें किसका, तो जैसे माइन स्वीपर्स हो गया, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अब जैसे अभी रिसेंटली क्या किया गया कि 150 डिस्ट्रिक्ट्स में जो नक्सल प्रभावित थे, उनमें सबसे पहला काम क्या किया गया कि मोबाइल टावर्स को जो है वो लगाया गया, काफी ज्यादा मोबाइल नेटवर्क पेनिट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो जैसे ही मोबाइल नेटवर्क पेनिट्रेशन हम लोग इंप्रूव करेंगे, तो हमें सर्च जो है वो करने में, सर्च एंड फाइंड मतलब लोकेशन फाइंड करने में इनका क्या हो जाएगा, तो आसानी हो जाएगा। तो यह टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्शन प्लान क्रिएट करना। एक्शन प्लान में जैसे आपका क्या आ गया,
तो जैसे आपका ये ऑपरेशन आ गया, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट हो गया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, अभी हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे बाद में। तो एक्शन प्लान जो है वो तैयार करना, इस प्रकार के ऑपरेशंस को चलाना। एंड द लास्ट वन इज एंड दैट इज नो फाइनेंशियल एड। अब देखिए, आपको पता है कि किसी भी प्रकार का नक्सलाइट मूवमेंट या टेररिस्ट मूवमेंट तब तक नहीं चल सकता है जब तक उनको फंडिंग, है ना, तब तक चल सकता है जब तक उनको फंडिंग प्रोवाइड होता रहे। एक बार यदि हम लोग उनके फंडिंग को कट ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली उनको क्या करना पड़ जाएगा, सरेंडर करना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने फिनेंशियल एड कैसे और कहां से उनको प्रोवाइड हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। और उसको कैसे कट ऑफ किया जा सकता है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार से फिनेंशियल एड उनको ना मिले। फिनेंशियल एड नहीं मिलेगा तो वो वेपन्स नहीं खरीद पाएंगे, वेपन्स नहीं खरीद पाएंगे, रिसोर्सेस का क्रंच हो जाएगा उनको, तो ऑटोमेटिकली उनको, है ना, सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो ये समाधान स्ट्रेटेजी जो है वो एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी है, जिसमें कई सारे कोर एंगल्स जो है वो इंक्लूडेड हैं कि कैसे नक्सलाइट मूवमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कम कर सकते हैं। तो समाधान स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि होलिस्टिक स्ट्रेटेजी अगेंस्ट नक्सलिज्म इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस यूनिट आपस में मिलकर कैसे इसके बारे में सब पहल करेंगे, उसके बारे में जो है इसमें चर्चा किया गया। तीसरा एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। इसको 2017 में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका फोकस क्या है कि टारगेटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट माओइस्ट कैंप्स एंड हाइडआउट्स स्पेशली इन द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। कि जो जो स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पर हमें लगता है कि ये माओइस्ट छुपे हो सकते हैं, उनके हाइडआउट्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना और उनको टारगेट करना, स्पेसिफिकली इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, याद रखना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था, तो यदि इन हाइडआउट्स को यदि हम लोग जो है वो टारगेट करते हैं तो उससे क्या होगा कि इसके इनके सप्लाई चेन्स को हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, लीडरशिप को जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, तो कट कर सकते हैं इन दीज माओइस्ट एरियाज, ठीक है, इन सभी माओइस्ट एरियाज में। इसमें क्या किया गया, ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है वो बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। व्हेन वी से ज्वाइंट टास्क फोर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोकल पुलिस है ना, उनका, और प्लस जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, है ना, सेंट्रल फोर्सेस हैं, इन दोनों को मिलाकर ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है वो क्या किया गया, सेटअप किया गया अक्रॉस इंटर स्टेट बॉर्डर्स वेयर नक्सलिज्म थ्राइव्स, है ना। अब क्योंकि ये सीएपीएफ तो यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो इन्होंने ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया अलग अलग स्टेट पुलिस के साथ मिलके, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, है ना, और कौन सा है, महाराष्ट्र हो गया, इनके साथ जो है वो मिलकर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया गया। नेक्स्ट इनका इसका एम क्या था, इट्स एम वाज टू, है ना, सेफ पैसेज जो है, जहां पर अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि ये जो नक्सलाइट लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये, है ना, एक जगह पर कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। तो उनके मूव करने का एक सेफ पैसेज होता है, कॉरिडोर होता है। तो इस सेफ पैसेज को क्या करना, तो काउंटर करना, क्रॉस बॉर्डर एस्केप रूट, है ना, जंगल जंगल होते हुए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर जाना, तो, है ना, छुप के निकल जाना, उसको जो है वो काउंटर करने के लिए। इससे क्या हुआ, इस ज्वाइंट टास्क फोर्स से, ज्वाइंट स्टेट टास्क फोर्स से, कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर हुआ, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुआ, है ना, दो अलग अलग राज्यों के पुलिसिंग के बीच में, पुलिस के बीच में, और सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशंस चलाने में क्या हुई, तो बताइए ना, मदद मिली। नहीं तो यदि सिर्फ और सिर्फ यदि पुलिस के पास हम यदि छोड़ देते इसको, तो इंटर पुलिस कॉन्फ्लिक्ट्स भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है, इंटर स्टेट पुलिस कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है ना, कि ये हमारा रीजन नहीं है, ये आपका रीजन है, हमारे रीजन में घटना नहीं हुआ है, आपके रीजन में घटना हुआ है, हम क्यों पकड़े, है ना, बहुत सारे लॉजिस्टिक चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो इसलिए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाना बहुत जरूरी था, जिसमें लोकल पुलिस और यूनियन फोर्सेस को जो है वो क्या कर सके, तो अलाइन किया जा सके। तो ये हम लोगों ने पहला देखा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, तो ऑपरेशन चलाए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, ठीक है, फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या होता है कि उनको हम लोग मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़े, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए उस क्षेत्र में हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंटल एजेंडा के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसमें से पहला स्कीम है, जैसे यहाँ पर रोशनी स्कीम चलाया गया फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, कि कैसे उनको स्किल किया जाए और उस स्किलिंग से ट्रेन करके उनको क्या किया जाए, तो मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट जो हमारे ये चल रहे हैं, है ना, स्कीम्स चल रहे हैं, उसके तहत उनको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज उस एरिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आईटीआई का जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, दैट इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। आपको पता है कि ये नवोदय विद्यालय के तर्ज पर बेसिकली एससी एसटीज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए
ये क्या है, तो एक रेसिडेंशियल स्कूल होता है जहां पर खाना पीना रहना कपड़े लत्ते सब कुछ एवरीथिंग जो है वो सरकार प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये 130 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो अभी फंक्शनल है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ये आता है। तो ये बनाया गया है ना, बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, है ना, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम जो है वो बनाया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग डिजिटल भारत निधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम के तहत क्या होगा कि उस एरिया में जो कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है और ऐसा लगता है कि वो इनइक्वालिटी का इंडिकेटर है, उसको क्या किया जाएगा, इस फंड के थ्रू केटर किया जाएगा। जैसे वहां पर मोबाइल पेनिट्रेशन नहीं था, तो हम लोगों ने चर्चा किया ऊपर की मोबाइल टावर्स को जो है वो 150 डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो है वो लगाया गया है वॉर फुटिंग के ऊपर, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके, डिजिटल मेन स्ट्रीम लाइन मेन स्ट्रीम से जो है उसको जोड़ा जा सके, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2018 में इसको हम लोगों ने कब क्या किया था, लॉन्च किया था, और 112 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए थे, है ना। और ऐसे ये डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो है वो क्या थे, तो ग्रसित थे, प्रभावित थे, है ना, इफेक्टेड थे। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया। अब कुछ लीगल फ्रेमवर्क जो है वो हमारे कंट्री में, है ना, यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं इस प्रकार के जो है वो एक्टिविटीज को कम करने के लिए। क्या क्या है, तो पहला अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं, ये हमेशा चर्चा में रहता है यूएपीए, ठीक है, कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी, है ना, जो हमारे नेशनल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, है ना, मोरालिटी, डिसेंसी, इन सब को क्या करे, तो काउंटर करे या चैलेंज करे, है ना, तो उसके अगेंस्ट भारत सरकार क्या करती है या कोई भी फोर्सेस क्या करते हैं, तो यूएपीए जो है वो लगाकर उसके खिलाफ जो है वो एक्शन इनिशिएट कर देती है। 1967 में इस एक्ट को लाया गया था। तो बेसिकली इसी एक्ट के तहत जो नक्सलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या किया गया, बताइए ना, बैन किया गया। नेक्स्ट है फॉरेस्ट राइट्स को जो और अच्छा बेहतर बनाने के लिए, उसमें रिफॉर्म्स करने के लिए फॉरेस्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 लाया गया है। सिक्योर ट्राइबल कम्युनिटी राइट्स, है ना, ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स को जो है वो और अच्छे से सिक्योर करने के लिए। उसके बाद है सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जो अभी हम लोग आप लोग देख रहे हैं, है ना, ठीक है, कि बहुत ज्यादा जो नक्सलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत, है ना, बड़े अपर लेवल के जो लीडर्स हैं नक्सलाइट मूवमेंट के, है ना, जो स्ट्रेटेजिस्ट है, प्लानर्स हैं, है ना, उनके मास्टरमाइंड्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, तो बताइए ना, सरेंडर कर रहे हैं। तो क्यों सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको ये बोल रही है कि आप सरेंडर कीजिए, आपके खिलाफ कोई पीनल एक्शन नहीं होगा, हम आपको किसी से जोड़ेंगे तो आपका रिहेबिलिटेशन करेंगे, है ना, आपको हम मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए आपको हम रोजगार देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हम जेल में बंद कर देंगे, ठीक है। तो उनको क्या किया जाएगा, एक बार यदि वो सरेंडर करते हैं तो उनको फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, उनका वोकेशनल ट्रेनिंग किया जाएगा, उनको सोशली री इंटीग्रेट किया जाएगा। अब ऐसे लोग जो हमेशा जंगल में घूमते रह गए बंदूक लेकर, ठीक है, कटीले वनों में जो है वो घूम रहे हैं, बरसात में जो है वो सो रहे हैं, तो उनका क्या हो गया, समाज से एक तरफ से कट ऑफ हो गया वो। अब जब उनको समाज में फिर से यदि वो जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, उनको जुड़ने में फिर से दिक्कत होगी। जैसे अभी आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें एक जो है वो पोस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है। इन पीओस का काम क्या होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का, कि जो जेल होते हैं उस जेल में अलग अलग तरह के कैदी आते हैं। कुछ कैदी ऐसे आते हैं जिनको जैसे आजीवन कारावास का सजा मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, तो उसका भी टाइम पीरियड फिक्स है, तो 14 साल 17 साल, है ना। इसके बाद जब वो निकलते हैं समाज में वापस जेल की सजा काट कर, तो अपने आप को वो ठीक ढंग से इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ वो घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने दिन से वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हैं जहाँ पे आम आदमी उनको दिखाई नहीं दिया। सब जो है वो किसी कोई ना कोई क्राइम करके आया, कोई हीनियस क्राइम करके आया है ना, कोई जो है वो ड्रंकार्ड है, कोई जो है वो थीप चोर है, कोई डकैत है, ठीक है, कोई जो है सेक्सुअल मोलेस्टेशन करके आया है। तो ऐसे लोगों के बीच में 17 साल यदि वो रह गया, तो अब आम आदमी के बीच में वो कैसे घुल घुल मिल पाएगा। तो इसीलिए डीपीओस का क्या काम होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, कि इनको इनके लिए क्या करना है, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड करना, ताकि उन लोगों को जो है वो क्या किया जा सके, ट्रेनिंग दिया जा सके, उन लोगों को जो है वो आम जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जा सके। और यही डीपीओस क्या करते हैं, तो और भी जेल में जो है वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं। जैसे जेल में कई सारे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आजकल चल रहा है, कि वो जेल के प्रोडक्ट्स को जो है वो जेल में बनाएंगे और बाहर जो है वो उसको बेचा जाएगा। जेल के कैदियों द्वारा बहुत सारा प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहा है, जैसे तिहाड़ जेल में बन रहा है, बिहार में भी बन रहा है, ठीक है।
तो इस प्रकार का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है ताकि उनको सोशल इंटीग्रेशन जो है वो उनके लिए आसान हो सके। टू सरेंडर नक्सल्स टू फैसिलिटेट्स देयर रिटर्न टू मेन स्ट्रीम सोसाइटी, है ना? तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनको वापस करने के लिए। अब देखिए इन सब प्रोग्राम से क्या प्रोग्रेस हुआ है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या सच में इस सब का कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये पीआईबी का एक डेटा जो है वो आपके लिए यहाँ पे लगाया गया है और ये रीसेंट डेटा है बिल्कुल, है ना? तो इसको आप लोग जो है वो अच्छे से रख लेंगे कि इसमें पीआईबी का डेटा क्या बोलता है। क्लियर है ना? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? तो ये कंफर्म कीजिए। यस सर। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या दिख रहा है कि ग्रेट डाउनफॉल इन वायलेंट एक्ट्स एंड एरियाज लिमिटेड टू लेफ्ट मिलिटेंट्स इन इंडिया। तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल जो है वो हमें देखने को मिला है। क्या क्या डाउनफॉल देखने को मिला है? तो इसमें दो कलर है, जो डार्क ब्लू है वो आपका 2010 का डेटा है और जो लाइट ब्लू है या स्काई ब्लू है वो 2022 का डेटा है। तो आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस मार्टेयर्ड, है ना, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यदि उसके बारे में सिर्फ हम देखते हैं तो 2010 में, ठीक है, लगभग 285 जो है वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मारे जा चुके थे। जबकि 2022 में ये डाटा जो है वो कितना पहुंच गया, तो 16 सिर्फ पहुंच गया, मतलब 94% तक का जो है वो गिरावट देखने को मिला है। नेक्स्ट क्या है, रिजल्टेंट डेथ। टोटल डेथ्स में यदि हम लोग देखें तो 2010 में 1005 था, उसमें 90% गिरावट देखने को मिला है और ये 2022 में 98 हो गया। सिविलियंस कितने मारे गए इस एम्बुश में? तो 720 सिविलियन मारे गए 2010 में पूरे देश में, जो कि घट के 87% डिक्लाइन हुआ, 82 हो गया ये। इंसिडेंट ऑफ लेफ्ट विंग वायलेंस में भी काफी 76% का जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला है, 2213 से 531 हो गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्टिंग ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस, ये भी जो है 53% कम हो गया। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो एक होलिस्टिक डेटा जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना प्रतिशत जो है वो गिरावट देखने को मिला है। यदि आपको ये नंबर्स नहीं याद रहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको याद कर लीजिए, 94%, 90%, 87%, 76% और 53%। सिक्योरिटी फोर्सेस मार्टेयर 94% कम हो गया, रिजल्टेंट टोटल डेथ 90% कम हो गया। ये नंबर्स याद करना, है ना, कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स किए गए, है ना, चाहे वो स्कीम चलाना हो, चाहे उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना हो, सोशल इंटीग्रेशन करना हो, समाधान की स्ट्रेटेजी हो, इन सब से काफी सिग्निफिकेंट जो है वो एक तरह से हमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या सब हो सकता है? अभी भी कुछ काम जो है वो करने के लिए बाकी है, क्योंकि मार्च 2027 तक का हम लोगों ने टारगेट लिया है और मोस्ट ऑफ द नक्सलिज्म डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक तरह से एलिमिनेट किए, फ्री किए जा चुके हैं। तो अभी और क्या किया जा सकता है इसके लिए? तो होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी जो है वो हम लोग चला सकते हैं बैलेंस्ड अप्रोच से। कौन कौन से अप्रोच होंगे उसमें? तो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर कर, गवर्नेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर कर, सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन करके और उनको और ज्यादा जो है वो खुला छूट देकर, और कम्युनिटी ट्रस्ट बिल्ड करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपको कम्युनिटी ट्रस्ट जो है वो क्या करना है, बिल्ड करना है। प्लीज यूज दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर, है ना, ये सारे क्या है, तो कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होंगे, तो आपको डेफिनेटली जो है वो, है ना, मार्क्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या किया जा सकता है, इनहेंसिंग कोऑर्डिनेशन, है ना। हम लोग कोऑर्डिनेशन क्या कर सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना जॉइंट टास्क फोर्स के बारे में, तो वो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को दिखाता है। तो इस प्रकार का और ज्यादा जो है वो कोऑर्डिनेशन हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। जॉइंट ऑपरेशनल कमांड बनाया जा सकता है ना। अब देखिए कि कभी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट करते हैं तो उनका पर्टिकुलर क्या होता है, तो एक बेस होता है। ठीक है, उस बेस पर, है ना, सारी होलिस्टिक इन्फो जो है वो सुविधाएं उनको प्रोवाइड किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, कंट्रोल रूम होता है। तो इस प्रकार का एक एरिया, जिस एरिया में कई सारे इस प्रकार के बेसिस बनाए जाएं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं कमांड। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं कमांड। ठीक है, जैसे बिहार में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुलिस रेंज। तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलाकर एक रेंज होता है। रेंज में किसका पोस्टिंग होता है? डीआईजी लेवल के ऑफिसर का, है ना, ठीक है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं। या और बड़ा रेंज रहा तो उसमें आईजी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको ये सब बात पता होगा, जो नहीं भी दे रहे होंगे उनको भी पता हो सकता है। तो ऐसे ही करके क्या किया जाए, तो कमांड्स बनाए जाएं और उस कमांड्स के अंदर कई सारे जो है वो कंट्रोल सेंटर्स बनाए जाएं, जहां से ऑपरेशनल, है ना, एक्टिविटी करना जो है वो क्या हो सके, तो आसान हो सके। तो जॉइंट ऑपरेशनल कमांड बनाया जा सकता है। शेयर्ड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। अब वो समय गया जब हम लोग फाइलों में जो है वो इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करेंगे। एक हॉलिस्टिक डेटा सेंटर बनाए
या एक होलिस्टिक वेब पोर्टल बनाए और उस वेब पोर्टल के माध्यम से इंटर स्टेट सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनके बीच में इस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं हम लोग, तो डेटा फैक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग किया जा सकता है, कैसे? तो इक्विपमेंट और ट्रेनिंग करके, है ना। लोकल गवर्नमेंट का इसमें जो है वो रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स जो है वो और ज्यादा इसमें अच्छा कर सकती हैं। पीआरआईस जो है वो और अच्छा कर सकते हैं इसमें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद क्या है, पीस बिल्डिंग एंड री इंटीग्रेशन, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़कर प्रमोट पॉलिटिकल डायलॉग विद द माओइस्ट फैक्शंस, है ना। पॉलिटिकल डायलॉग को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, इंप्रूव करना। और ये वन ऑफ द रीजन है जिसके वजह से आपको बहुत सारे माओइस्ट लीडर्स जो है वो अभी हाल के दिनों में सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो बढ़ा है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत उनसे लगातार बात किया जा रहा है और उनको ये समझाया जा रहा है कि यदि आप सरेंडर करेंगे तो आपको जो है वो पिनल एक्शन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको मेन स्ट्रीम से क्या कर दिया जाएगा बताइए ना, जोड़ दिया जाएगा। कैसे? तो आपको जो है वो स्किलिंग किया जाएगा, है ना। आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे, तो है ना। तो पॉलिटिकल प्रमोट पॉलिटिकल डायलॉग विथ माओइस्ट फैक्शंस, है ना। क्यूलिंग टू गिव अप, है ना, कॉलिंग टू गिव अप, विलिंग टू गिव अप द वायलेंस। ठीक है, वो जो वायलेंस नहीं करना चाहते हैं उनके साथ, है ना, इस प्रकार का जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग स्टैब्लिश करके फोकस करना है हमें किसके ऊपर, तो रिकंसिलिएशन के ऊपर, रिहेबिलिटेशन के ऊपर और लॉन्ग टर्म पीस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो हम लोग पीनल एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे तो ही जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड माओइज्म को या नक्सलिज्म को जो है वो खत्म किया जा सकता है। तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बिहार के बारे में डिस्कस करते हैं कि बिहार में नक्सलिज्म का जो है वो क्या सिचुएशन है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। तो ये एक मैप है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए गए हैं जो बिहार में नक्सल प्रभावित है। ठीक है, अब नहीं रहे हैं, पहले कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। जैसे आपका वेस्ट नॉर्दर्न बिहार में यदि हम लोग देखें तो ईस्ट चंपारण है ना, जहानाबाद है, बीच से गंगा गुजरती है, आपको पता ही है। जहानाबाद हो गया आपका, है ना, रोहतास, औरंगाबाद हो गया, गया, अरवल, ठीक है, जमुई। ये सब कुछ कुछ जो है वो क्या है, तो आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बिहार के बारे में भी कुछ कुछ चीज जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले, सबसे पहले, कि अभी जो है वो प्रेजेंट पोजीशन क्या है, प्रेजेंट पोजीशन में बिहार में क्या देखने को मिल रहा है नक्सलिज्म। तो यदि हम लोग 2025-26 की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में पहले लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जो डायरेक्टली क्या थे, तो नक्सल प्रभावित थे। ऑफिशियली अभी रिसेंटली मुंगेर में, है ना, मुंगेर में जो नक्सली थे, है ना, सुरेश कोड़ा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो लोग न्यूज़पेपर कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, तो अभी, है ना, सरेंडर कर दिया है। और इनके सरेंडर होने के बाद बिहार में कोई भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, नो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, अभी आज के डेट में कोई भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बचा है, ठीक है, जिसमें नक्सलिज्म जो है वो डोमिनेंट दिखे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग, आपको पता है क्या बोलते हैं, रेड कॉरिडोर। तो ऐसा कोई भी रेड कॉरिडोर जो है वो बिहार में अब नहीं बचा है, मतलब जीरो मेजर नक्सलाइट वायलेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यदि हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस का यदि हम लोग सिर्फ बात करें तो लगभग सिर्फ और सिर्फ 2025 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 220 नक्सलियों को क्या किया है, तो, है ना, नक्सलियों को क्या किया है, तो, है ना, नक्सलिज्म रिलेटेड जो भी लोग थे उनको क्या किया है बताइए ना, अरेस्ट किया है। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2012 में, ठीक है, 2011-12 में, 11-12 में जहां आपका 23 डिस्ट्रिक्ट था, वो अब 2025-26 में, है ना, कितना पे आ गया है, तो, है ना, शून्य पे आ गया है, जीरो। तो ये आपको अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो बिहार में मेजर नक्सलिज्म का समस्या था, है ना, यदि हम लोग ज्योग्राफी वाइज देखें तो ये कहाँ पे था, तो ज्यादा से ज्यादा आपको किस में दिखता है, तो छोटा नागपुर, है ना, जो आपका एरिया है, छोटा नागपुर के जो फुट हिल्स वाले एरिया हैं आपके, ठीक है, फुट हिल्स वाले एरिया हैं, उसमें जो है वो ज्यादा दिखता है। क्यों ज्यादा दिखता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन जोग्राफिकल रीजन है। एक तो कि वहां पर जो है वो इस प्रकार के मूवमेंट को कंटिन्यू रखना काफी आसान है, क्योंकि पठारी क्षेत्र है, जंगल वाला एरिया है ना, तो वहां पर जो हाइड आउट्स काफी अच्छा हो जाता है, आसानी से हो जाता है इनका। ठीक है, प्लस वहां पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का रीच जो है वो पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो रीजन है। तो ये जो है वो हमें देखने को मिलता है हमें। ठीक है, यदि एनुअल इंसिडेंट्स का हम लोग बात करें, ये सब चीज ध्यान रखना है बिहार के बारे में, आप लोगों को बिहार से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो है वो पूछा जा सकता है। एनुअल इंसिडेंट का बात करें तो 2010-12 में लगभग
ये 150 प्लस जो है वो नक्सलाइट इंसिडेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलता था। नक्सलाइट इंसिडेंट्स मतलब क्या हो गया कि कहीं पे जो है वो किसी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हो गया, है ना? जो सिविलियंस हैं उनको मार दिया गया। लेकिन अब 2025-26 की यदि हम लोग बात करें तो ये घटकर कितना आ गया है तो 0। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है, ठीक है? तो ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना है बिहार के बारे में। अब गवर्नमेंट ने क्या-क्या जो है वो एक तरह से स्टेप्स लिया है, ठीक है? गवर्नमेंट स्टेप्स क्या सब चलाया गया है, इसको कम करने के लिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे, क्या यूज़ किया है? मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है? मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी यूज़ किया है इसको काउंटर करने के लिए। उस स्ट्रैटेजी में क्या सब आता है? तो सबसे पहले, है ना, सिक्योरिटी, ठीक है? सिक्योरिटी एंड, है ना, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल टैक्टिक्स के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है, ठीक है? सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल टैक्टिक्स के ऊपर फोकस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है? क्या चलाया? ऑपरेशन क्या चलाया? ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो चलाया गया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक मेजर ऑपरेशन था। कहां पर? तो ये चलाया गया था हिली टेराइन्स, है ना, हिली टेरेन्स ऑफ, जैसे जमुई हो गया, ठीक है, जमुई हो गया, है ना, इनके इस क्षेत्र में, और जो झारखंड से रिलेटेड, आपके झारखंड से सटे हुए जितने भी एरियाज थे, उस एरिया में जो है वो चलाया गया था, ठीक है। और इसके तहत सीआरपीएफ और जो बिहार पुलिस की टीम है, जॉइंट टास्क फोर्स का, जिसका जिसके बारे में हम लोग ऊपर बात कर रहे थे, है ना, तो सीआरपीएफ के साथ कौन? तो बिहार पुलिस की जो, है ना, बटालियन है बिहार पुलिस, उसने जो है वो साथ मिलकर जो है वो बेसिकली काम किया, और गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, है ना, इन सब एरिया में जो है वो नक्सलिज्म मूवमेंट को जो है वो इससे कम किया गया। दूसरा, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो है वो देखने को मिला। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स में जैसे, है ना, रोड रिक्वायरमेंट प्लान बनाया गया, आरआरपी बोलते हैं उसको, याद रखना है, रोड रिक्वायरमेंट प्लान बनाया गया, और इसके तहत हजारों किलोमीटर सड़क जो है वो इन एरियाज में बनाए गए, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रोड्स जो है वो बनाए गए इस क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो चलाया गया, एस्पिरेशनल, है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो चलाया गया इन एरियाज में, ठीक है, ताकि नक्सलिज्म को जो है वो कम किया जा सके। जैसे गया हो गया, जमुई हो गया, है ना, इन सब एरियाज में एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के लिए, हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करने के लिए। उसके अलावा टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो है ना, टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो है वो इन एरिया में जो है वो लाया गया है, ठीक है। जो हम लोग बात कर रहे थे मोबाइल टावर का, तो सिर्फ बिहार में लगभग 250 से अधिक मोबाइल टावर जो है वो इन एरिया में लगाए गए हैं, ठीक है। मोबाइल टावर्स जो है वो, है ना, इन एरियाज में जो है वो क्या किए गए हैं, तो लगाए गए। उसके साथ कई सारे जो है वो सीनियर लेवल के जो जितने भी माओइस्ट थे, उन्होंने क्या किया है, तो एक्टिवली जो है वो सरेंडर किया है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल ऊपर ही देखा कि जमुई में जो है वो अभी सरेंडर किया है ना, सुरेश कोडा ने। तो ये सब कुछ कुछ बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलाए गए हैं नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए। एंड ड्यू टू दीज इफेक्ट, है ना, एफर्ट्स, हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक हम लोग पूरे कंट्री से क्या करेंगे, तो नक्सलिज्म को हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। तो इतना सारा चीज जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है यदि हम लोग नक्सलिज्म के बारे में चर्चा करते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो। क्लियर है? तो पहला टॉपिक जो है वो हमारा इसके साथ क्या होता है, तो समाप्त होता है। अब हम लोग आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म।